नमः संस्कृताय। आज हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन के षष्ठ पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ को देखेंगे, इसके हिंदी को देखेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत साहित्य पर्यावरणम अर्थात संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परि जुड़ आवरण। परि का मतलब होता है परि से परितः बनता है, परितः माने चारों तरफ, और आवरण माने होता है ढका हुआ। तो यह यन संधि है, स्वर संधि का जो है अपना भेद यन संधि वह है, अर्थात चारों ओर से ढका हुआ। अब हम लोग उसी को देखते हैं। लिखता है, अधुना वैज्ञानिकी युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता। अधुना माने इस समय, वैज्ञानिकी युगे वैज्ञानिक युग में, यदा माने जब, प्रकृति माने प्रकृति, असंतुलिता माने असंतुलित, जाता माने होती है, तदा माने तब, पर्यावरणस्य माने पर्यावरण की, चर्चा भवती माने चर्चा होती है। अर्थात इस समय वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित होती है तब पर्यावरण की चर्चा होती है। कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम प्रकृति संतुलिता भवेत्। कैसे, कथम माने कैसे, प्रदूषणम माने प्रदूषण, दूरीकरणीयम दूर हो या दूर किया जाए, प्रकृति संतुलिता भवेत् प्रकृति संतुलित हो, पशु पक्षिणः स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्तु। पशु पक्षी स्वस्वरूपेषु अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिता भवन्ति स्थित हों, मानवश्च और मनुष्यों को शुद्धम जलम शुद्ध जल, वायु शुद्ध हवा च लभेत प्राप्त करें, जीवनम च कल्याणमयम जीवन कल्याणमय स्यात् इति हो। प्रश्न माने यह प्रश्न, भूयः भूयः भूयो भूयः बार बार, सर्वान माने शवों को, आंदोलयति आंदोलित करता है। संस्कृत साहित्ये संस्कृत साहित्य में न इयम अवस्था आसीत इति। न माने नहीं, अयम अवस्था ऐसी अवस्था, आसीत माने थी, संस्कृत साहित्य में ऐसी अवस्था नहीं थी कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। पाठे अस्मिन इस पाठ में, संक्षेपेन संक्षेप में, आदर्श रूपस्य आदर्श रूप के, पर्यावरणस्य माने पर्यावरण का, निरूपणम वर्तते निरूपण है। अब देखेंगे। लिखता है, भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशु तृणम साम्यम स्वस्थम एतेषां पर्यावरणम संज्ञकम। अर्थात भूमि, जल, नभ माने आकाश, वायु माने हवा, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष, पशु माने पशु, तृणम माने घास वनस्पतियां, साम्यम माने शुद्ध, साम्यम माने समान बराबर स्वस्थ, स्वस्थम माने स्वस्थ, एतेषां माने ये, अगर ये सब स्वस्थ होती हैं, शुद्ध होती हैं, तो पर्यावरणम संज्ञकम, तो इसी को पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के, महतो की हो जाएगा, का के की कुछ भी हो सकता है, वाक्य के दृष्टिकोण से बनता है। संस्कृत साहित्यस्य अर्थात संस्कृत साहित्य की, महती परंपरा बहुत बड़ी परंपरा, संसारस्य संसार के, सर्वान विषयान अनुकृत्य प्रचलिता। संसारस्य माने संसार के, सर्वान माने सभी, विषयान माने विषयों को, अनुकृत्य माने अनुकरण करके, प्रचलिता माने प्रचलित है।
प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम, प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संतुलन, वा तत्र वहाँ, तत्र मने वहाँ, स्वभावतः मने स्वाभाविक रूप से, उपस्थितम अस्ति उपस्थित हो जाता है, अर्थात इसमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैदिक काल में प्रकृति रूपकरणानि देव रूपाणि प्रकल्पितानि अभवन्, अर्थात वैदिक काल में प्रकृति के जो उपकरण थे, प्रकृति के उपकरण क्या, भूमि, जल, वायु, ये सब उपकरण हैं, इनको देव रूप में परिकल्पना की जाती थी कि ये सही देव हैं। वैदिक युग में जितने भी प्रकृति के उपकरण हैं उनको देवता के रूप में कल्पना की जाती थी। पर्जन्यो वेदे इथम अस्तुतयो, पर्जन्य मने होता है मेघ, बादल, वेदे मने वेद में, इथम मने इस प्रकार, अस्तुतयः मने स्तुति की गई है। वेद में मेघ की स्तुति इस प्रकार की गई है। इरा विश्व अस्मयी, इरा मने धरती, विश्व मने विश्व, अस्मयी मने इस, भुवनाय जायते, भुवन मने संसार, बालकाय मने बालक के लिए, भुवनाय मने संसार के लिए। यह धरती जो है विश्व के लिए है। यत पर्जन्य, यत मने जिसको, पर्जन्य मने मेघ, पृथ्वी मने पृथ्वी को, रेत सावती मने जल के द्वारा रक्षा करता है। यह पृथ्वी जो है यह संसार के लिए है और इस पृथ्वी को मेघ जो है वह सिंचित करके रस युक्त बना करके उसकी सेवा करता है। फिर लिखता है मेघ पृथ्वीं जलेन रक्षति, मेघ पृथ्वी को जल से रक्षा करता है। तदा मने तब, सर्वेभ्य अन्नम भवति, तब सभी लोगों को अन्न होता है। एवमेव, ऐसे ही, जे वनस्पतया, जो वनस्पतियां फल युक्ता, फल से युक्त हैं, अफला, बिना फल वाली हैं, पुष्पवंतम, फूल वाली हैं, अपुष्पा, बिना फूल वाली हैं, वा सर्वे अपि, वे सभी, ते मने वे, मानवान रक्षन्तु, वे सभी मनुष्यों की रक्षा करती हैं। पापानि अर्थात मलानि, पाप अर्थात मल, मल यानी गंदगी, दूरी कुर्वन्ति, उसको दूर करती हैं। कहता है या फलानी, या फला, या मने जो, फलानी मने फलयुक्त, या अफला जो बिना फल के होती हैं, अपुष्पा जो बिना फूल वाली हैं, यश्च पुष्पानि जो फूल वाली हैं, बृहस्पति, बृहस्पति द्वारा प्रस्तुता, उसको प्रस्तुत किया गया है, विकसित किया गया है। नो मुंच अंतवम, नो मुंचंतु अहंसम, वह पापों से मुक्त करावे, अर्थात जो वृक्ष, जो वनस्पतियां फूल वाली हैं, बिना फूल वाली हैं, फल वाली हैं, बिना फल वाली हैं, उन सब को बृहस्पति ने प्रस्तुत किया है, विकसित किया है। वे सब हमें पापों से बचावें, हमें गंदगी से बचावें, हमें मल से दूर करें। अत्र औषधयो दिव्य स्तुत्यन्ते, यहाँ दिव्य मने देवताओं के द्वारा औषधियों की स्तुति की गई है। कहा गया है संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते, संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक होता है। कथ्यते च, कहा भी गया है, यत मने की ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यानम, वनम इत्यादीनि उपादानानि आवश्यकम वर्णयानि भवन्ति महाकाव्ये, अर्थात संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक है। कहते हैं कि ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान, वन, इन उपादानों का आवश्यक वर्णन महाकाव्यों में होता है। वाल्मीकि
सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति। वाल्मीकि जी श्रेष्ठ सरोवर पंपा का वर्णन करते हुए कहते हैं, नाना माने अनेक, द्रुम वृक्ष, लता अकीर्णा, कहते हैं कि पंपा सरोवर का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि यहाँ अनेकों प्रकार के वृक्ष, लताएं, छोटे छोटे कण, शीत वारी निधि, शीत मने होता है ठंडा, वारी मने जल, निधि मने उसकी बूंदे, मने ठंडे जल की बूंद, शुभाम मने यह सुंदर हैं, पद्म सौगंधिम, सौगंधिकई मने पद्म मने कमल, सौगंधिकई मने सुगंधों से, कमल के सुगंधों से, ताम्रान शुक्लाम, ताम्रान मने तांबों की, शुक्लाम मने सफेद, कुमुद मंडलई, कुमुदनी के फूलों से वह सुसज्जित है। अर्थात वह सरोवर जो है वह कहता है कि वृक्षों से, लताओं से, जल की बूंदों से बड़ा सुंदर है। उसमें कमल के सफेद फूल, ताम्र फूल तथा कुमुदनी के फूलों से उसकी शोभा अद्वितीय हो जाती है। संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनाया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णम बाहुल्येन लभ्यते। अर्थात संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना का स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से, प्रवहन्तीनां बहती हुई, नदीनाम नदियों का, वर्णनम मने वर्णन, बाहुल्येन अपने बहुलता से, प्रचुरता से, लभ्यते प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में बहती हुई नदियों का प्रचुरता से वर्णन किया गया है। जल प्लावन से वर्णन तो विरलम है। जल प्लावन का मतलब होता है बाढ़, बाढ़ का वर्णन जो है वह विरले कहीं मिलता है। सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न, सूर्य से तप्त जेठ महीने की दोपहर का वर्णन बाणभट्टे न वर्णिता, बाणभट्ट जी ने किया है। सच वह स्वाभाविक, वह स्वाभाविक है। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण, वस्तुतः स्वाभाविक रूप से, परिवर्तनानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कवीनां आस्था दृश्यते। वर्तमान में ऋतुओं के वर्णन में के प्रति कवियों की आस्था दिखाई देती है। ग्रीष्म तापेन, गर्मी से तप्त, ग्रीष्म तापेन गर्मी से संतप्तस्य मने व्याकुल, रक्षा वृक्षा कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। कहता है कि गर्मी से जो व्याकुल लोग होते हैं, वृक्ष उनकी रक्षा करता है, यह प्रकृति का वरदान है। अतएव इसलिए मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति, इसलिए रास्ते में वृक्षों को रोपना पुण्य होता है, प्रतिपादित करता है। फलवंतो वृक्षस्तु, फल वाले वृक्ष तो परोपकारिणः इति कथयन्ति नीतिकारः। नीतिकार लोग तो कहते हैं कि फल वाले वृक्ष जो हैं वह परोपकारी होते हैं। इति कथयति, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं मने स्वयं, न मने नहीं, खादन्ति मने खाते हैं, फलानी मने फल, वृक्षा मने वृक्ष, स्वयं मने स्वयं, न मने नहीं, वारिणी मने जल, पिबन्ति मने पीते हैं, नद्यः मने नदियां। अर्थात वृक्ष जो है अपने फल को स्वयं नहीं खाता है और नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। मनुष्य नरा कन्याश्च वृक्षान् प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्णयतः। मनुष्य, कन्याश्च और कन्याएं वृक्षों के प्रति ममताशील रहीं, शकुंतला नाटक में ऐसा वर्णन मिलता है। हम लोगों ने देखा होगा शकुंतला नाटक में शकुंतला वृक्षों से, वहां के पशु पक्षियों से बड़ी प्रेम करती थी। शकुंतला वृक्षान् जलेन तर्पयित्वा एव स्वयं जलम पीबती। शकुंतला वृक्षों को जल से तृप्त करा करके स्वयं जल पीती थी। पातु न प्रथमं वेयसी, पहले न पीती थी। जलम जुसमासुया, वह जल पहले दूसरे को पिला करके
तब स्वयं जल को पीती थी। किंच और क्या, भट्टी मने भट्टी, शरद काले मने शरद काल में, जलाशयेषु कमलानां तद्वर्तिकानां भ्रमराणां च वर्णनम करोति। भट्टी जो हैं वह शरद काल में जलाशयों में कमलों के तथा उसके आसपास भ्रमराणाम माने भंवरों का वर्णन करते हैं। कहते हैं न तत् जलम जह न सुचारु पंकजम, न मने नहीं, तत् जलम वह जल नहीं है, यत्र न सुचारु पंकजम जिसमें सुचारु खिला हुआ कमल नहीं है, वह जल नहीं है जिसमें खिला हुआ कमल नहीं है। न पंकजम और वह कमल भी नहीं है, तद जद अलीन सटपदम जिसमें सटपद कहा जाता है भंवरों को, और वह कमल भी कमल नहीं है जिसके नजदीक भंवरा नहीं मंडराता है। अर्थात भट्टी जी कहते हैं कि वह जल जल नहीं है जिसमें खिले हुए कमल नहीं है, तथा वह कमल कमल नहीं है जहां भंवरे नहीं मंडराते हैं। फिर कहता है वसंते तु, वसंत में तो सर्वा प्रकृति पूरी प्रकृति शोभनतरा सुंदर भवती मने होती है, इति कालिदास कथयति, ऐसा कालिदास कहते हैं। द्रुमा मने वृक्ष, सपुष्पा फूल वाले, सलिलम सपद्यम, सलिलम मने जल, सपद्यम मने कमल से युक्त हो, सर्वम प्रिय सब चीज प्रिय, चारुतरम मने सुंदर, वसंते मने बसंत में यह सब चीज सुंदर होता है। अर्थात कहता है कि वृक्ष पुष्प युक्त हो जाते हैं, जल कमल युक्त हो जाते हैं, बसंत में सब प्रिय और सुंदर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कालिदास पशूनां स्वाभाविक स्थिति निरूपणम एवं करोति। कालिदास पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण इस प्रकार करते हैं। कहते हैं गहनता, गहनता माने होता है डुबकी लगाना, जल में डुबकी लगाना। महिषा माने भैंस, निपान सलीलम माने तालाब के जल को कहा गया है। श्रृंगई मुहु ताडितम, छाया बध कदम्बकम, मृगकूलम रोमंथम अभ्यस्तु। अर्थात महिषा गहनता, महिषा माने भैंस, गहनता का मतलब होता है डुबकी लगाए हुए है, अतो निपन सलीलम अर्थात तालाब के जल में, भैंस जो है वह तालाब के जल में डुबकी लगाए हुए है। श्रृंगई मुहु, मुहु मने धीरे, और श्रृंगई मने सिंगों से, ताडितम मने मार रही है, हिला रही है, उस जल में सिंगों को हिला रही है, मार रही है। छाया बद्ध कदम्बकम, कदम्ब की छाया में, बद्ध कदम्बकम छाया, कदम्ब की छाया में, मृगकूलम मने मृगों का समूह, कुलम मने समूह, मृगम मने मृग, मृगों का समूह कदम्ब की छाया में, रोमंथम मने पागुर करना, जुगाली करना, अभ्यस्तु उसमें अभ्यस्त है। अर्थात जल में भैंस जो है वह बैठ करके सिंग से अपने धीरे धीरे जल को मार रही है, हिला रही है, और हरिणों का समूह जो है, मृगों का समूह जो है वह कदम्ब की छाया में बैठ करके पागुर कर रही हैं। यह कालिदास जी कहते हैं। फिर कहता है एवं प्राचीन काले, इस प्रकार प्राचीन काल में साहित्यकारा मने साहित्यकार सर्वस्यापि सभी पर्यावरणस्य पर्यावरण की शुद्धतां प्रति, शुद्धता के प्रति जागरूका अभवन, जागरूक हुए। कुत्रापि कहीं भी प्रकृति असंतुलनम न भवे, कहीं भी प्रकृति का असंतुलन नहीं दिखाई दिया। इति प्रयासशीला आसन, इसके लिए प्रयत्नशील थे। सभी उस समय के साहित्यकार जो लोग थे वह सभी लोग प्रयत्नशील थे कि हमारी प्रकृति जो है वह असंतुलित नहीं हो। तो इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी हम लोगों ने देखा। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हम लोग देखते हैं, और एक निवेदन मैं जरूर करूंगा
कि यह पाठ जो है बहुत कठिन है, अतः इसको आप पूरी निष्ठा से देखेंगे एक बार दो बार तो समझ में आएगा। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तरों को बता देता हूं। तो लिखता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदतः। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर बोलिए। पहला है प्रकृति उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि। तो कथम की जगह लिख देंगे देव रूपानि प्रकल्पितानि। कथम की जगह केवल देव रूपानि हो जाएगा। वैसे ही प्रकृति वर्णन कुत्रम आवश्यकम, प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है, तो कुत्र की जगह लिखिएगा संस्कृत महाकाव्येषु। संस्कृत महाकाव्येषु लिख देंगे, हो जाएगा। अर्थात प्रकृति वर्णन संस्कृत महाकाव्येषु आवश्यकम। तीसरा है वाल्मीकि कं सरोवरम वर्णयति। वाल्मीकि जी किस सरोवर का वर्णन करते हैं, तो कम की जगह लिख देंगे पंपाम। पंपाम सरोवर, पंपा सरोवर की वर्णन करते हैं। पंपा सरोवर, कम नहीं होगा, केवल पंपा लिख दीजिए, सरोवर। फिर है ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न केन वर्णितः। जेठ महीने के दोपहर का किसने वर्णन किया, तो बाणभट्टेन। केना की जगह लिख देंगे बाणभट्टेन। और इसका अंतिम है जलाशयेषु कमलानां वर्णनम क करोति। जलाशयों में कमलों का वर्णन कौन करते हैं, तो कह की जगह लिख दीजिएगा भट्टी। तो इस प्रकार से यह मौखिक प्रश्न हो गए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन लिखित। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो लिखता है अन्नम कथम भवति। तो हो जाएगा अन्न कैसे होता है, तो यदा मेघम पृथ्वी जलेन रक्षति। जब मेघ पृथ्वी को जल से रक्षा करता है, तदा सर्वेभ्य अन्नम भवति, तब सबों के लिए अन्न होता है। दूसरा है संस्कृत काव्येषु नदीनां वर्णनम किम उद्देश्यम। संस्कृत काव्यों में नदीनां वर्णनम किम उद्देश्यम, तो वहां लिखेंगे संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम उद्देश्यम। तीसरा है प्रकृति वरदानम किम। प्रकृति का वरदान क्या है, तो लिखेंगे ग्रीष्म तापेन संतप्तस्य। ग्रीष्म ताप से व्याकुल रक्षाम वृक्षा कुर्वन्ति। वृक्ष रक्षा करते हैं, इति प्रकृति वरदानम। यही प्रकृति का वरदान है। फिर है शकुंतले नाटके किम वर्णयते। शकुंतला नाटक में क्या वर्णित है, तो लिखता है, आप लिखेंगे यहां शकुंतले नाटके का उत्तर होगा नरा कन्याश्च वृक्षान प्रति। नर और कन्या वृक्षों के प्रति ममताशील थी। यह शकुंतला नाटक में, शकुंतले नाटके वर्णयते, शकुंतला नाटक में वर्णित है। इसका अंतिम है पर्यावरण से स्वास्थ्य प्रति के जागरूका। तो पर्यावरण से, तो आप लिख देंगे प्राचीन भारतीय साहित्यकारा पर्यावरण से स्वास्थ्य प्रति जागरूका। तो ये हो गया पहला। अब फिर हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखितः। अर्थात अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। पर्यावरण से किम स्वरूपम। पर्यावरण का क्या स्वरूप है, तो पर्यावरण का स्वरूप है भूमि, जलम, नभ, वायु, अंतरिक्ष, पशु, तृणम एतेषां पर्यावरणस्य स्वरूपम। तो इस प्रकार से पहले का होगा। दूसरा है औषधयो दिव्य कुत्र कथश्च स्तुत्यन्ते। औषधियों की देवता लोग कहाँ और क्यों स्तुति करते हैं, तो होगा कि औषधयो दिव्य, यहां लिख देंगे पहले आप औषधयो दिव्य कुत्र और कश्च के जगह लिखेंगे भारते। भारते पापाम निवारयतुम स्तुत्यन्ते। अर्थात औषधयो दिव्य भारते पापात निवारयितुम स्तुत्यन्ते। कुत्र और कश्च के जगह इसको लिखना है। तीसरा है संस्कृत काव्येषु प्रकृति केशाम उपादानानां वर्णनम भवति। संस्कृत काव्यों में प्रकृति की किस उपादान का वर्णन है, तो वहां लिखेंगे ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यानम, वनम इत्यादि वर्णनम भवति। केशाम की जगह इसको लिख देंगे, बाकी सब वही उत्तर ही है। चौथा है वृक्षारोपणम पुनम कथम। तो
इसके लिए हमको पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा कि वृक्षा ग्रीष्म अतापेन संतप्तस्य रक्षां कुर्वन्ति। वृक्ष ग्रीष्म के से संतप्त बने व्याकुल, गर्मी से व्याकुल रक्षा करता है, व्याकुल लोगों की रक्षा करता है, इसलिए वृक्षारोपणम पुण्यम भवति। अंतिम है कालिदास मतेन बसंते किम भवति। कालिदास के मत में बसंत कैसा होता है? तो कालिदास का विचार है कि द्रुमा सपुष्पा, वृक्ष जो होते हैं फूल युक्त होते हैं, सलीलम सपद्यम, जल जो होता है वह कमल युक्त होता है, सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, बसंत में ऐसा सब चीज सुंदर होता है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपना जो है, अब तीसरा है अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आदित्यम प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अधोलिखित कथनों में रेखांकित जो पद हैं उसको आधार बना के प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृत साहित्य पर्यावरणस्य, इसका प्रश्न होगा पर्यावरणस्य के जगह लिख दीजिएगा कस्य, षष्ठी लगा है इसलिए कस्य होगा। ख है पर्जन्यो वेदो स्तुत्यते, पर्जन्यो माने बादल की, मेघ में स्तुति, तो यहां को भी हो सकता है कम भी हो सकता है, दोनों लिख सकते हैं। तीसरा है मेघ पृथ्वी जलेन रक्षति, मेघ पृथ्वी को जल से रक्षा करता है। तृतीया है इसलिए केना हो जाएगा, केना, जलेना की जगह केना लिख देंगे। चौथा है पृथ्वी सर्वेभ्य अन्नम ददाति, सर्वेभ्य चतुर्थी विभक्ति है इसलिए यहां केभ्य हो जाएगा, चतुर्थी में सर्वेभ्य की जगह केभ्य लिख देंगे। पांचवा जो है हमारा किंग है, पांचवा वेदे औषधयो दिव्य स्तुत्यन्ते, कहता है कि वेद में देवता लोग किसकी स्तुति करते हैं। तो यहां प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा यहां हो जाएगा हमारा कई, कई होगा और च में किम हो जाएगा, एक छूट गया। अंतिम है संस्कृत महाकाव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम, संस्कृत महाकाव्यों में प्रकृति वर्णन आवश्यक है, तो प्रकृति वर्णन की जगह किम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा तीसरा अपना। चौथा है कोष्ठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वतः, कोष्ठ में उचित पद को चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो इरा विश्व अस्मय, तो यहां भुवनाय हो जाएगा, 4 का क भुवनाय होगा। तो नो तो मुंचंदु हो जाएगा। उसी प्रकार वाल्मीकि तो सरोवर श्रेष्ठाम यहां हो जाएगा। इसी प्रकार सर्वम प्रिय तो चारुतरम, घ में चारुतरम हो जाएगा। अंग है मृगकूलम रोमंथमानम, तो रोमंथम पागुर कर रहा है तो ये हो जाएगा। और इसका अंतिम है च जो है स्वयं न पिबंती नद्य, तो वारिणी माने नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, तो इस प्रकार से यह हो गया। पांचवा है कालिदासस्तु, तो कालिदास तू लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर है वृक्षास्तु, तो वृक्षा जोड़ तू हो गया। फिर है कन्याश्च, तो कन्या लिख देंगे और च लिख देंगे, हो जाएगा ये भी। फिर है पठितस्तेन, तो पठितः जोड़ तेना, मुहु ताडितम, तो मुहु लिखेंगे और ताडितम लिखेंगे। और अंतिम है मानवश्च, यानी मानव जोड़ च, तो इस प्रकार से पांचवा बन जाएगा। छठा है हमारा अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखितम। अधोलिखित पद जो हैं उसके मूल शब्द को छांटना है, वह किस विभक्ति में है और किस वचन में है। तो पर्यावरणम जो है, यह पर्यावरण शब्द है, इसका मूल शब्द प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन है। उसी प्रकार साहित्य जो है, इसमें मूल शब्द साहित्य है, सप्तमी विभक्ति लगी है, एक वचन की भी होगा। फिर है भुवनाय, तो इसमें शब्द है मूल भुवन, चतुर्थी विभक्ति है और यह भी एक वचन है। सर्वेभ्य शब्द है, इसमें सर्व जो है यह मूल शब्द है, चतुर्थी विभक्ति लगी है और बहुवचन है। तब है स्वस्वरूपेषु, तो स्वरूप जो है यह मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। तथा अंतिम है इसका वृक्षान, तो वृक्ष जो है मूल शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है और बहुवचन है।
तो इस प्रकार से यह छठा प्रश्न अपना हो गया। अब हम लोग 7वें और 8वें को देखते हैं। 7वां है अधोलिखित क्रियापदेषु धातु लकार वचन निर्देशित। तो पहला है भवति। तो भवति में धातु जो है वह मूल है, भू धातु है, लट लकार होगा, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो भवति शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार रक्षति में रक्ष धातु होगा, यह भी लट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा और यह भी एक वचन ही होगा। तब है हमारा कुर्वन्तु। तो कुर्वन्तु में क्री धातु है, लेकिन इसमें लोट लकार है। लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। तब है हमारा मुंचंतु। मुंचंतु है तो मुंच धातु होगा, ये भी लोट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा और यह भी बहुवचन होगा। अंतिम है आसन। तो इसमें अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न हुआ। और अंतिम है उदाहरण अनुसृत्य प्रत्येकम अव्यय पदेन वाक्य द्वयम रचयत। अर्थात उदाहरण के अनुसार प्रत्येक अव्यय पद से दो दो वाक्य बनाना है। एक एक को यह बनाया है और दूदू को कहता है बनाने के लिए। अधुना, तो अधुना पर्यावरण से चर्चा भवति, यह उसने बनाया है। अब हमको बनाना है तो हम लिखेंगे अधुना त्वम कुत्र गच्छसि। इस समय तुम कहाँ जाते हो, आसान है। उसी प्रकार फिर बनाएंगे अधुना अहम संस्कृतम पठामि। इस समय मैं संस्कृत पढ़ता हूं। बहुत सरल मैंने बनाया है, इसीलिए। कठिन बनाएंगे तो बड़ी कठिन हो जाता है। दूसरा इसका है अत्र। अत्र माने यहां होता है। तो अत्र राम पठति, यहां राम पढ़ता है। अत्र स पत्रम लिखति, यहां वह पत्र लिखता है। यह भी आसान है। तीसरा है इति। तो इति है तो इससे हमने बनाया कि पूरा अशोक इति राजा अभवत। पहले अशोक ऐसे राजा अभवत बने हुए। दूसरा है इसका छात्र शुद्धम संस्कृतम पठेत। छात्रों को शुद्ध संस्कृत पढ़ना चाहिए। इति समस्या अस्ति, यह समस्या है। तो इस प्रकार से यह पाठ जो है हमारा यह समाप्त हुआ। और अब हम लोग इसको देखेंगे। मैंने पूर्व में बताया है कि यह पाठ जो है अन्य पाठों की अपेक्षा कठिन है। इसको थोड़ा सा आप लोग निष्ठापूर्वक देखें। एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।